So now we are starting with new chapter of accounts, that is issue of shares. अब जरा ध्यान से चैप्टर में देखो, इतना थियरी जैसे मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ पे थियरी इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि विदाउट दिस आप कोई भी सम हो उसको इजीली आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि इसका रीजन क्या है, यहाँ पे इसके पहले जो भी सम सॉल्व करते थे, ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये भी क्या है, एक आपका जर्नल बेस्ड टॉपिक है। अब या तो इसके पहले आपने डिसोल्यूशन जो सॉल्व किया, ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या था, आपको देखो कितना सारा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता था। इस तरीके से दिख रहा है सम, यहाँ पे क्या है, गणेश एंड कार्तिक दिख रहा है ना। यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दिया गया है, आपको कुछ नीचे एडजस्टमेंट्स दिए होते हैं, आपको यहाँ पे एग्जैक्टली पता चल जाता है कि भाई सम में हमें करना क्या है, ठीक है। तो जर्नल में वैसा नहीं होता है। अभी कोई और एक सम देख लो, ये देखो कितना, लीला बंदा कुंदा आर पार्टनर्स इन द फर्म फ्रॉम जो भी है, और फिर हमारे पास बैलेंस शीट है, लाइबिलिटी साइड समथिंग है, एसेट साइड कुछ है, प्लस हमारे पास यहाँ पे कुछ नीचे लिखे हुए इंफॉर्मेशन है। उसको इंटरप्रिटेशन करके हम क्या करते हैं, पूरे सम को हम सॉल्व करते हैं और हमें लास्ट में पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे बैलेंस करते हैं, कुछ ना कुछ अकाउंट बैलेंस होता है, तो हमारा आंसर सही है या गलत है, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर यहाँ पे जो जर्नल बेस्ड चैप्टर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से निकालनी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत छोटे दिए होते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ कोई भी, पहले आप समझो पहले हमें करना क्या है यहाँ पे सम्स में। ये देख लो क्वेश्चन नंबर 5, कितना छोटा सम दिया है, बस कुछ आपको 7-8 लाइन का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे सुचेता कंपनी लिमिटेड, और कुछ इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंसेस है। और आपका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो पूरा जर्नल बेस्ड सॉल्यूशन है। आपका आराम से 1 पेज 2 पेज का जर्नल बनेगा, प्लस कुछ वर्किंग होगी। तो यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, और आपका आंसर्स बस करते रहोगे। अब यहाँ पे ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पे ये एग्जाम में कंपलसरी हमें करना ही करना है, तो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही। अब एक्चुअली अगर देखोगे आपके लिए नए पोर्शन में, जब भी मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है, जब भी नया नया पोर्शन आता है, कोई भी स्टैंडर्ड का होने दो, पोर्शन हमेशा थोड़ा बहुत तो कम ही करते हैं, बढ़ाना बढ़ाना तो दूर की बात है, जो पोर्शन होता है उसमें से कम ही करते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पहले एक आपको एक टॉपिक हुआ करता था सिंगल एंट्री करके, वो आपके लिए कम कर दिया गया पहले ही, वो हट के कहाँ पे जा चुका है, 11th स्टैंडर्ड में जा चुका है। फिर आपको यहाँ पे एक और टॉपिक हुआ करता था, ये इश्यू ऑफ शेयर से वैसे ही टॉपिक हुआ करता था, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो ये भी अपने आप में इसी के ऊपर बेस था पूरा का पूरा। जैसे आप शेयर सीखते हो वैसे ही आपको एक कॉन्सेप्ट था डिबेंचर्स का, वो एसपी स्टूडेंट्स को शायद अच्छे से पता होगा। डिबेंचर्स सुना है कि नहीं? अरे हाँ कि ना, पक्का। तो वो डिबेंचर्स करके क्या था, आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो, तो अपने आप में वो सीखने के लिए एक अलग ही चीज़ें थी। पर अभी क्या कर सकते हैं, एग्जाम में आपके वो पोर्शन हटा दिया। तो एक तरफ से आप देखो, 2 पोर्शन आपके लिए, 2 चैप्टर आपके लिए रिड्यूस कर दिए हैं, और बाकी अभी क्या बोले, तो ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। तो ये चैप्टर तो आपको पहले पढ़ा, ऑप्शन में छोड़ दिया जा सकता था 12th स्टैंडर्ड में, जो ओल्ड पोर्शन था, पर यहाँ पे आप नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे एक हमारे पास कोट है, पहले पढ़ते हैं। टाइम इज वॉट वी वॉन्ट मोस्ट। काश थोड़ा और टाइम मिल जाए 12वीं पढ़ने को, काश थोड़ा और टाइम मिल जाए, हर चीज़ के लिए थोड़ा टाइम। बट वॉट वी यूज वर्स्ट। तो टाइम जो है ना, उससे हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा मिले खर्च करने को। अगर मिल भी जाता है कहीं से, या जो है आपके पास, उसको भी आप इतने खराब तरीके से यूज़ करते हो कि उसको हम बता के भी क्या करें। तो ये नॉर्मल कहावत है, ज़रूरी नहीं आप यूज़ करें, कोई अच्छे से करता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पे सेंटेंस है आपके लिए, आपको कुछ सोचना है तो सोचो, अपने जीवन में प्रेरणा लेनी है, यहाँ से आप ले सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, ताकि आप ऐसी मिस्टेक्स आप क्या करो, रिपीट ना करो। तो क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम इज वॉट वी वॉन्ट मोस्ट, कॉमा है बीच में, बट वॉट वी यूज वर्स। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी अगर आप समझ जाओ तो अच्छी बात है। चलो, अब यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें सीखनी है। लर्न दिस वे, इंट्रोडक्शन, शेयर्स, पब्लिक इशू, और ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स, ऑफरिंग शेयर टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, प्राइवेट प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ शेयर्स, जर्नल इश्यूज। तो ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन पे। ध्यान देना, ये चीज़ें क्या है क्या नहीं है, कैसे हम इसे करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं चीज़ों को। हमने यहाँ पे एडमिशन देखा, रिटायरमेंट देखा, डेथ ऑफ पार्टनर देखा, फिर हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स देखा। अरे हाँ कि ना, किया कि था कि नहीं ये सब टॉपिक्स। अब जरा यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करो। वापस से केक का शेयर तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअली हम पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, और ये क्या हमें यहाँ पे सीखना है इसके अंदर, और क्या हमारा आउटपुट निकालना है। अब जरा ध्यान से चीज़ों को देखो।
जादू होएगा अभी। हाँ, आपको कुछ लग रहा होगा पार्टनरशिप पार्टनरशिप की, आपको कुछ ध्यान में आया, कुछ यादें ताज़ा हो गई। अब ज़रा देखो यहाँ पे, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, सी है। तो हम यही सोचते हैं, एक तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि नई कंपनी बनाई जा रही है, मैं वर्ड का यूज़ करो, ध्यान देना, कंपनी बोल रहा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड बोलूँ या पब्लिक लिमिटेड बोलूँ, एक ही बात है, यहाँ पे मैं डिस्टिंक्शन नहीं रखूँगा। ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं था। उसके पहले तो दो ही पार्टनर थे, ए और बी। उसके पहले सिर्फ ए था। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अब ऐसा हूँ तो सर आप पहले डिसाइड कर लो क्या बोलना चाहते हो, मैं रिवर्स गया। ठीक है, पहले ए अकेला इंसान बिजनेस करता था, थोड़ा बिजनेस बढ़ाना चाहे, एक दुकान चालू की थी उसने, वैसे ही करते करते क्या किया, दूसरी दुकान चालू की, बी को पार्टनर बनाया और आगे बिजनेस बढ़ाया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? बिजनेस बढ़ाया, सी की जरूरत पड़ी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब यहाँ पे इन्होंने सोचा कि भाई पूरे इंडिया पे हम क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। जो भी हमारी दुकान है अच्छी खासी 10-12 दुकानें खोल ली थी तीनों ने मिलके। अब ये चाहते हैं ऑनलाइन स्टोर खोलना अमेजोन या फ्लिपकार्ट की तरह, और उनसे compete करना कि भाई बहुत हो गया, हम भी हमारा क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेबसाइट वगैरह बनाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे। तो ये टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं। अब ए बी सी हर एक का कुछ परसेंटेज था। अब ये बोलते भाई ये स्ट्रक्चर में हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे, हमें अभी क्या बनानी पड़ेगी, एक कंपनी बनानी पड़ेगी, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल लो, या तो फिर और अगर आपको डिटेल में बताओ तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा हमें, रजिस्टर। हमें कंपनी खोलेंगे जिसका नाम होगा ट्रेड online.com। ठीक है, ट्रेड online.com या ट्रेड ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड, और उसका एक प्रोडक्ट है ट्रेड online.com। कंपनी का नाम रख लेते हैं ट्रेड ऑनलाइन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये कंपनी खोलना चाहते हैं। इसके इसमें कितने डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टर्स हैं। चलो ये प्राइवेट लिमिटेड बोलो, चलो और भी बड़ा कर देते हैं, इसे पब्लिक लिमिटेड बना देते हैं। ठीक है, क्या बना दिया हमने यहाँ पे, पब्लिक लिमिटेड। मतलब ये कंपनी बना दी, जैसे रिलायंस है आपकी, टाटा है, जिसके आप शेयर्स देखते हो शेयर मार्केट में। कभी देखा है आपने शेयर मार्केट में? कभी नहीं देखा कुछ? शेयर मार्केट क्या है कुछ पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं है शेयर मार्केट क्या होता है। देखा है कहाँ पे? जी बिजनेस, अरे छोड़ो, वेब सीरीज तो देखी होगी स्कैम, देखी, वो अच्छे से देखी है, बराबर है। क्या देखा वहां पे तुमने? अरे क्या देखा, कुछ तो बात करो। फ्रॉड देखा, बस अच्छी बात है, अच्छा एकदम। आगे अभी आंसर मत दो, समझ गया मैं, तुम वो लेवल से ही तुमने देखा होगा। क्या कंपनीज के शेयर्स के बारे में आपने देखा, ट्रेडिंग? आपको समझ में आया कुछ, ट्रेडिंग वगैरह कुछ चल रहा था, ये लोग चिल्ला रहे थे, रिंग के अंदर, रिंग में जाएंगे, कोई WWF या WWE वाला रिंग नहीं है। देखा होगा क्या था वहां पे, लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई शेयर्स खरीदना है, लोग आते हैं खरीदते, कुछ पॉकेट में लिख देते हैं। आज वैसा नहीं होता। आज अगर शेयर्स खरीदना है आपको, तो आज आप ऑनलाइन क्या करते हो, एक ब्रोकर के थ्रू रजिस्टर हो जाते हो, और उस ब्रोकर के थ्रू आप क्या करते हो, ट्रेडिंग करते हो कि भाई ये शेयर खरीदना, ये शेयर परचेज करना। तो यहाँ पे मैं आपको पहले कहानी बता रहा हूँ कि ये शेयर्स होता क्या है। आप पढ़ भी लोगे, आप एंट्रीज को रट्टा भी मार लोगे, आपको लगेगा वाह क्या पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है, तो वैसा नहीं होता है। ये चीज़ों को समझने में बहुत समय लगता है, और आपको भी पेशेंस रखना है। जब आप नई चीज़ें सीखते हो, मेरे को बहुत सारे एंगल्स को यहाँ पे एक साथ कवर अप करना है, समझ में आ रहा है आपको? तो उस एंगल को पढ़ाने के लिए उसके कुछ पॉइंट्स है, वो आपको पता ही नहीं है, तो मैं कैसे आपको समझा पाऊंगा? तो पहले शेयर्स को समझो, ये शेयर्स बनते कैसे, कैसे ये चीज़ें होती है। तो ये 3 जन, मैं आपको पूरा एक स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, एक बिजनेस का प्रोसेस बता रहा हूँ यहाँ पे। या तो फिर डायरेक्टली कोई प्राइवेट लिमिटेड खोलना चाहे तो खोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अभी, ए और बी और सी, ए बी सी तीनों मिलके पैसे पहले से लगाए हुए थे इनके बिजनेस में। ऐसा तो नहीं कि ये बिजनेस नहीं कर रहे थे, बिजनेस पहले से कर रहे थे, पर अभी इन लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो फिर एक्सपांड करना चाहते हैं ना, तो अब इन्होंने सोचा हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक वेबसाइट बनाएं और वहां पे कम से कम 5 करोड़ का सिर्फ खर्चा होगा। समझ में आया आपको क्या होगा, 5 करोड़ का सिर्फ खर्चा है, एस्टिमेशन है। 5 करोड़ का क्या है, एस्टिमेशन है कि वेबसाइट बनेगी, एडवर्टीजमेंट होगा,
लोगों को हायर करेंगे डिलीवरी करने के लिए, ऑर्डर्स आएंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? तो थोड़ा बड़ा सोचो कैसे ये काम होने वाला है। तो इतना 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ए बी सी तीनों अपना घर बेच दें, प्रॉपर्टी बेच दें, फिर भी 5 करोड़ जमा नहीं कर पाते हैं। इनका मतलब बेचने वाले तो है नहीं, अगर बेच भी दे तो भी 5 करोड़ तो जमा नहीं होंगे। 5 करोड़ तो एक बार का खर्चा है, साथ में बिजनेस इतना बड़ा लेके चल रहे तो मिनिमम 5 करोड़ और भी चाहिए रहेंगे खर्चा करने के लिए। गुड्स वगैरह तो भरना पड़ेगी, तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बताया मैंने, वेयर हाउस बनाना पड़ेगा। समझ में तो आ रहा है फ्लिपकार्ट कौन से स्केल पे काम करती है, अमेजोन कौन से स्केल में काम करती है, इतने गुड्स रखे रहेंगे, सब कुछ चीजें हैं, तो वो सब कैसे मैनेज हो पाएगा? तो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? तो ये सब चीजें उन्हें करनी है। तो ये सब करने के लिए उन्हें मिनिमम उनका बजट है यहाँ पे 10 करोड़ का प्लान किया गया है, जहां पे 5 करोड़ तो सिर्फ लगेगा इंफ्रा कॉस्ट, और 5 करोड़ किसके लिए लगेगा? एक्स्ट्रा जो भी पैसे चाहिए भाई बैंक अकाउंट में पड़े रहने चाहिए, लोगों की सैलरी और 6 महीने का पगार है ये, ठीक है? तो अब ये पैसा आएगा कहां से? अब ये पैसा आएगा कहां से? तो ये क्या करते हैं, अपना शेयर इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। क्या करते हैं? इसको छोटे छोटे हिस्सों में क्या करते हैं? बांटते हैं। उस हिस्से को जो वो बांटेंगे, और कैसे बांटेंगे भाई? उसको बांट के कहां पे देंगे? शेयर मार्केट में लिस्ट करेंगे क्या? कंपनी को पहले शेयर मार्केट में लिस्ट करना है। अब ये एक अपने आप में अलग ही प्रोसेस हो जाता है, ये सब मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा अभी। अब कंपनी हम सोचते हैं कि शेयर मार्केट में लिस्ट भी कर देंगे, प्लस 10% कंपनी का इक्विटी मार्केट में डाइल्यूट करेंगे। समझ में आपको डाइल्यूट क्या वर्ड यूज किया मैंने? डाइल्यूट मतलब समझा क्या? डाइल्यूट, शरबत पीते हो तो डाइल्यूट करके पीते हो ना, वैसे पियो तो बहुत खट्टा लगेगा, या तो आम पन्ना पी रहे हो तो पानी डालना पड़ेगा ना उसके अंदर। समझ में आ रहा हो क्या बोला? गर्मियों में मम्मी बनाती है ना आम पन्ना, महाराष्ट्र में तो काफ़ी फेमस है, क्लियर है कि नहीं है? तो कच्ची कैरी का बनाते हैं, आप बाद में पिलाएगा, टेंशन मत। अब भाई ध्यान दो ना भाई, इतना इंटरेस्टिंग चालू है टॉपिक। बाद में क्या होता है फिर? एग्जाम में क्या होता है? ये सम आता है, फिर तो ऐसे छोटी मोटी मस्तियाँ करते हो तो वहाँ पे एग्जाम में आता नहीं है ना, फिर तो प्रॉब्लम उधर होता है इसके लिए। तो ए बी सी इसलिए ध्यान दो, इसलिए अभी ध्यान दोगे तो बाद में है ना कभी भूल भी जाओगे ना, तो दिव्य शक्ति अचानक से ऐसा ध्यान में ऐसे तुमको बोल के परी आके बोल के जाएगी कि भाई ऐसा लिखना है करके, तो उसके लिए बोल रहा हूँ, परी आनी चाहिए ना। तो ए बी सी, अब यहाँ पे इक्विटी को डाइल्यूट किया जा रहा है कि वापस से ये एक एडमिशन की तरह सोच लो कि एक और नया पार्टनर आया, ठीक है? ऐसा सोचो, बाद में बोलना नहीं, बाद में कोई बोलो कि अरे किसने ऐसा बताया कि कंपनी में पार्टनर का डाल रहा है, ऐसा होता नहीं है भाई। ओनर बना रहे हैं यहाँ पे ए और बी और सी, अभी इनके पास इक्विटी बन जाती है। ये क्या करते हैं, अपनी पूरी कंपनी को, पहले पार्टनरशिप में थे ना परसेंटेज, याद आ रहा है, रेशियो, अब ऐसा नहीं होगा, अब नंबर ऑफ शेयर्स पे इनका क्या होगा, बातें होंगी कि भाई अगर पूरी कंपनी का इन लोग डिसाइड करते हैं कि शेयर कितना है 1 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आंसर आएगा? अरे कितना आएगा? एक करोड़। हाँ, इन लोग ने क्या निकाला कि इनके पूरी कंपनी का हिसाब कितना निकलता है? 1 करोड़। कितना निकलता है? 1 करोड़। अब हमें चाहिए कितना? अरे 10 करोड़ चाहिए ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम इस कंपनी के शेयर्स बढ़ा देते हैं, हम यहां पे रखते हैं कितना? 10 लाख। कितना रखते हैं? मल्टीप्लाई बाय 100। कितने हो गए? 10 करोड़ हो गए, बराबर गिन लो अच्छे से, जीरो वगैरह जो गिनना है गिन लो। अब ये कंपनी का वैल्यू हम मानते हैं कितना है? 10 करोड़। इसमें से 3 करोड़ के शेयर्स, 3 करोड़ के मतलब 3 लाख, 10 लाख में से 3 लाख किसके पास है? अब मैं वैल्यू नहीं लिखता हूं, नंबर ऑफ शेयर्स लिखता हूं। क्या लिखता हूं मैं? नंबर ऑफ शेयर्स। ये वैल्यू है, ये क्या है? वैल्यू है, और ये क्या है? शेयर्स है। समझ में आया? तो उसमें से 3 लाख शेयर्स किसके पास है? ए के पास है। 3 लाख किसके पास है? बी के पास है। 3 लाख किसके पास है? सी के पास है। समझ में आया आपको? और ये 1 लाख अलग से है। ये 1 लाख शेयर्स को क्या किया जा रहा है? डाइल्यूट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इसे डाइल्यूट क्या किया जा रहा है? मतलब क्या किया जा रहा है? लिस्ट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? लिस्ट इन
शेयर मार्केट। कंपनी पूरी लिस्ट हो गया, ये 1 लाख ही नहीं, समझना जरा मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब कि अब तक कंपनी को मार्केट में वैल्यू किया गया नहीं था, एक बाजार में उसका क्या किया गया है, वैल्यूएशन किया गया है। और ये सब करने वाले अलग ही लोग होते हैं, उनकी मदद लेके उनको फीस वगैरह देके ये सब काम किया गया है। अब जरा समझने की कोशिश करो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये 1 लाख शेयर है, इसकी कीमत कितनी रखी गई है। ये जो 100 रुपीज था ना, ये फेस वैल्यू था। क्या था ये? फेस वैल्यू। अब इसकी कीमत कितनी रखी गई है, वैल्यूएशन करके, जैसे हम एसेट्स कितने हैं, प्रोजेक्शन आगे बिजनेस कितना होगा, ऐसा सब बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स और पैरामीटर्स पे चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवा के लिया, इसका वैल्यूएशन निकाला गया है। वैल्यूएशन आता है कितना पता है? या तो 100 आ सकता है, ध्यान से देखना यहां पे, या तो कितना आ सकता है 100, या तो 150, या तो 90, या कंपनी के ऊपर खुद के ऊपर है। अब हमें लिस्टिंग प्रोसेस हम नहीं समझ रहे, नहीं तो एकदम प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको उससे अच्छा वैसा बता दूं, एक कंपनी फॉर्म करके बना दूं, एक कंपनी मैं को रजिस्टर करके बता देता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कैसे रजिस्टर होती है, पब्लिक लिमिटेड, भाई उसका खर्चा ही 15,000 रुपये तो मिनिमम फीस वगैरह आ जाता है कंपनी को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। फिर कंप्लायंसेस इतने बढ़ जाते हैं तो मैं चुकाते चुकाते भारी पड़ जाएगा मुझे, तो ये तो मैं उतना प्रैक्टिकल भी मैं आपको बता सकता हूँ, पर उतना बताना नहीं अभी, उसके लिए अलग से कंसल्टेंसी फीस लेके आपको मैं ज़रूर कंपनी बनानी होगी तो मुझे बता देना, मैं आपको 101% पूरी कंपनी बना के आपके कंप्लायंसेस भी फॉलो कर दूंगा कि कैसे काम होता है। तो आप सोचो मुझे वो लेवल आपको तक समझाना है, समझ रहे हो? उस प्रैक्टिकल लेवल पे अप्रोच पे ध्यान रखना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, यहाँ पे आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखोगे। 90, 100, 150, अगर हम सोचते हैं यहाँ पे, और मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ साथ साथ में, अगर शेयर्स 90 पे इशू किए गए, इशू समझ में आता है, जैसे नोट को इशू करते हैं, नोट गवर्नमेंट ने इशू किए थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, पुराने नोट मंगा लिए, नए नोट मार्केट में सप्लाई किए, क्लियर है कि नहीं है? अगर ये शेयर्स 90 में इशू हुए तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्काउंट। क्या कहोगे? डिस्काउंट। अगर 100 में हुआ तो क्या कहोगे? पार। अगर 150 में हुआ तो क्या कहोगे? प्रीमियम। समझ में आया? अरे हाँ कि ना? मतलब एक शेयर जिसका वैल्यू 90 है तो उसे क्या कहोगे? डिस्काउंटेड। क्योंकि ये कंपैरिजन कहां से आएगा? ये कंपैरिजन आएगा उसके फेस वैल्यू से। कहां से आएगा? फेस वैल्यू पे। कभी आपने देखा है 10 रुपए का नोट देखा है? कभी आपने देखा है सच में? 500 का, 2000 का देखा है? तो आप क्या करते हो? 2000 रुपये किसी को देते हो तो 2000 का कुछ चीज लेते हो, वैल्यू लेते हो ना कुछ, तो 2000 की चीज, उस पर MRP लिखा होता है, आपको अगर जमता है तो आप लेते हो, नहीं जमता है तो आप नहीं लेते हो। क्लियर है ना? अब कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने 2000 रुपये दिए और 2500 की चीज लेके आ गए? नहीं, कभी नहीं हुआ। हुआ ना डिस्काउंट अगर मिलके लिया 2000 में? समझ में आया आपको? ऐसा कभी हुआ आपने को प्रोडक्ट लेने गए, 1500 रुपये का प्रोडक्ट आप 2000 देके आ गए? ऐसा कभी करते हो क्या? नहीं ना। तो हम कभी भी, या कोई भी इंसान कुछ परचेज करता है तो क्या करता है? जितना वैल्यू उतना ही देके आता है, जितना वैल्यू है उतना ही देके आता है। उल्टा बोलेगा भाई थोड़ा कम पैसा ले, डिस्काउंट दे, एक पैसा उतना की चीज लेके आते हैं, बात वही हुई। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक एस्टिमेशन लगाना पड़ता है कि भाई कंपनी का वैल्यू कितना है। तो कंपनी का वैल्यूएशन मैं प्रैक्टिकल पे जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर जाऊंगा तो 10-20 रुपए के ऊपर बढ़ेंगे भी नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर वैल्यूएशन किया जाता है, और कंपनी का फेस वैल्यू अगर 100 रहता है तो उसका वैल्यू कितना निकालते हैं कि भाई जो भी, और ये फैक्ट रहता है, बेसिस रहते हैं, भाई इतना वैल्यू क्यों है इसका, 400 क्यों है, क्यों 500 है, तो उसके ऊपर लोग खरीदारी करते हैं, जैसे बोली लगाते हैं एक तरीके से। अब मार्केट में कितने शेयर लिस्ट होने वाले? सिर्फ 1 लाख। 10 कितने थे? 10 लाख शेयर थे ना? अरे भाई ये ABC जो कंपनी के क्या है, एक टाइम पे ओनर थे, अभी भी है भाई, 3 लाख शेयर है उनके। क्लियर है ना? सबके 3-3 लाख शेयर है। तो ये 1 लाख शेयर मार्केट में, तो ये कहां से डालेंगे? अपने जेब से डालेंगे। क्लियर है ना? तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? अब तक मैं आपको इतनी देर भाषण दिया, आपको समझ में नहीं आया क्यों ये काम चल रहा है? अरे बताओ क्यों, सोचो। कैपिटल। जब पार्टनरशिप में दूसरे पार्टनर को लाया गया था, किस लिए लाया गया था? कैपिटल के लिए। समझ में आया? या तो कुछ स्किल्स के लिए लाया गया था। यहां पे स्किल्स के लिए नहीं लाए गए भाई, हमें कोई स्किल्स नहीं चाहिए, हमें नए लोग नहीं चाहिए, हम वो पैसा देके हायर कर लेंगे। IIM से बुला लेंगे MBA को, बिजनेस जिसने किया हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लेंगे। बिजनेस चलाने के लिए हमें कोई बंदा नहीं चाहिए, ना कोई पार्टनर चाहिए, हमें पैसे चाहिए। और ये पैसे हम कैसे लेके आ रहे हैं?
इक्विटी शेयर्स के थ्रू। ये एक क्या है, फंडिंग ऑप्शन है। क्या है ये, एक फंडिंग ऑप्शन। आज आपने कितनी कंपनी के नाम बोलता हूं मैं, क्या आपने सुना है? पेटीएम सुना है, फ्लिपकार्ट सुना है, बराबर है, अमेजोन सुना है, और बताओ और कोई कंपनीज ऐसी कुछ? अमेजोन बोल दिया ना मेरे भाई अभी। हाँ, आजियो, वो तो टाटा का है। और कोई कंपनीज हैं? और कोई? डॉक्टर रेड्डी, उनके शेयर्स अवेलेबल हैं, वैसी कंपनी नहीं बोल रहा हूँ। जो आपको उभरती हुई दिखती है, जोमेटो। जोमेटो देखा है आपने, बराबर है। जोमेटो ना, तो देखा होगा ना, कोई बंदा डिलीवर करता है, वैसे कंपनी तो जाके बिल्डिंग देखी नहीं होगी आपने। आर्टिफिशियल पर्सन है ना, कभी दिखेगा भी नहीं आदमी, बराबर, जोमेटो नाम का। तो ये सब सुना आपने? तो ये सब उभरती हुई कंपनी है। ये हमने इतना ग्रैंड स्केल पे काम करी। पेटीएम हो गई अपने आप में एक, क्लियर है ना? पेटीएम है, फिर मोबीक्विक सुना है पेटीएम करने का, और एक बजाज फाइनेंस, वो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो अलग जाने दो, लिस्टेड नहीं है उनकी बात करो। हाँ, फोन पे का वो अलग ही बॉडी है, पेटीएम वगैरह अलग ही है। पेटीएम नहीं, अपना फ्लिपकार्ट का ही फंडिंग है वहाँ पे, उसके थ्रू वो अलग ही चल रहा है। तो अब ये समझो ये गेम क्या होता है। ये कंपनीज है ना, किसी ने पहले चालू की होगी। फ्लिपकार्ट जैसे, अगर स्टोरी बताओ, बिनी बंसल और एक कौन है, दो जन थे, बंसल बंसल, ध्यान में होगा। तो दोनों ने कंपनी चालू की, चलाया चलाया चलाया, उनकी हिस्सेदारी धीरे धीरे बेचते गए। फंडिंग चाहिए ना, कंपनी को चलाना है, बराबर है। तो उनके शेयर भले कम होते रहते हैं, पर वैल्यू बढ़ती रहती है ना। आज मेरे शेयर की कीमत 10 है, मैं 100% होल्ड करता हूँ। समझ में आया क्या बोला? 100% मेरा वैल्यू है, पूरा जो भी कमाता हूँ सब रुपया मेरा ही है, प्रॉफिट पूरा। लेकिन जब मैं किसी और को लेता हूँ, उसको कुछ इक्विटी देता हूँ, तो वो भी काम करता है। तो मैं काम करता था एक दिन 10 घंटा, वो भी काम कर रहा है 20 घंटा, आउटपुट डबल निकल रहा है। समझ में आ रहा है आपको क्या है? तो भले मैंने उसको 50% दे दिया, तो पहले मैं 1 करोड़ कमाता था, वो आने का मैं 2 करोड़ कमा रहा हूं ना 50% पे भी। वैसे ही अगर मैं आगे और किसी को देता हूं, और किसी को देता हूं, और किसी को, मेरे पास बचते 8-10% है, लेकिन वो वैल्यू इतना हजारों करोड़ में हो जाती है अगर कंपनी चल रही है तो। इसका ये नहीं कि प्राइवेट लिमिटेड खोला, बटन दबाया, ऑनलाइन कंपनी खोला, वैसा नहीं भाई। बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस होता है एक्चुअल में, तो उतने ग्रैंड स्केल पे बिजनेस होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी बंद करके टाटा बाय बाय करना पड़ेगा, जेब का पैसा भी लगाना पड़ेगा। तो आप समझो यहाँ पे क्या है कि अब इसको लिस्ट किया जा रहा है, मतलब कि कैपिटल रेस किया जा रहा है, उसका ये क्या है, तरीका है। तो ये चीज मेरे को आपको बतानी थी कि कैसे ये पूरा का पूरा चलता है। आज आप देखोगे जो फाउंडर्स थे बिनी बंसल, आज वो कंपनी में है ही नहीं। कंप्लीट कहानी, उनकी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। उनको जो इन्वेस्टर्स थे, एग्जिट दे दिया गया है उन्हें, कि आपका इतना ही टाइम था। उनकी खुद की कंपनी थी, मतलब वो खुद एग्री हो गए, तभी तो वो है ना। अभी जैसे 3 लाख शेयर है, सी को बोला है कि भाई तुमको हम इतने पैसे दे, तुम जाओ यहां से, सी क्यों जाएगा? उसके पास 3 लाख शेयर है, पर धीरे 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 और बेचते के उसका वैल्यू बहुत बड़ा। अरे भाई 10,000 करोड़ लेके गए होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे आपको? चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, चाहिए तो। Bansal, who has a 4.24% equity stake in Flipkart, after his exit might get an immediate payment about 100 million. According to sources close to this development, the rest of the amount will be paid by August 2020. तो आपको समझ में आ रहा है, ये छोटा मोटा गेम नहीं होता यहाँ पे। बिनी बंसल नेगोशिएट 100 मिलियन पे आउट फ्रॉम वॉलमार्ट। पे आउट डिस्कशन चालू, मैं आपको शेयर बेच रहा हूँ, आपको आना है 4%। 4% किसे कहोगे 4%? तो 4% भी नंबर ऑफ शेयर्स में बहुत ज्यादा हो जाता है जब कंपनी इस लेवल की पहुंच जाती है। जब इन्होंने चालू किया होगा ना 101%, दो 50-50 पे होंगे, बराबर है कि नहीं है? तो ये इस तरीके, और दो थे, एक सचिन बंसल और मैं नाम होता बिनी बंसल। तो सबसे पहले एक जन निकला, बाद में दूसरे को एग्जिट मिला, तो हर एक को एग्जिट मिला है। सचिन बंसल फेट एट फ्लिपकार्ट वॉज सील्ड इन बेंटोविन, भाई ऐड तो पहले है भाई। In April, Sachin Bansal, co-founder and then chairman of Flipkart, along with Lee Fixel and the other representative of the company, were hunkered down in the Arkansas home at the retail giant Walmart Inc. They were in the last stage of negotiation to sell a majority stake in Flipkart Private Limited to Walmart. क्योंकि लोग बेचने भी तो चाहिए। मैंने शेयर लेके रखे, मुझे लगता है और वैल्यू बढ़ने वाली है, मैं बेचना नहीं चाहता हूं, तो कौन सा इन्वेस्टर बेचेगा? कंपनी को चलाना है, बराबर है कि नहीं है? तो उन्हें पैसे लाने पड़ेंगे। जब टेबल पे बैठते हैं ना, तो बातें छोटी मोटी नहीं होती, 10 रुपए ला, 20 रुपए ला, तो लाना नहीं है तो भाई एग्जिट कर,
तेरा बेच और जो दूसरा पैसा देगा ना उसको बेचना पड़ेगा। तो इनके पास, तो इन्होंने अपने शेयर का मांगा, बोला आप ठीक है तुम चला लो बिजनेस, हमने जब चालू किया था हमारे पास क्या था, आज हम $100 मिलियन का डॉलर्स का पे आउट लेके निकल रहे हैं। तो ये सोचो ये कितना, ये मेहनत एक 15 साल का, लेकिन जो कंपनी उन्होंने बनाई थी खुद से, वहां से वो एग्जिट हो चुके हैं, अभी वहां पे उनका कुछ भी रोल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल अगर उनके कोई शेयर्स होंगे तो जब वो बेचना चाहेंगे बेचेंगे, तब वो वैल्यू के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे, वो अलग बात होगी, पर वो अभी कंपनी में काम नहीं करते। फिर उन्होंने ये पैसा आया तो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। तो वो अपने हिसाब से उनको जो करना वो करेंगे, घर पे थोड़ी कोई बैठने वाला है। देखो क्या लिखा है, बंसल हु वाज बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द सीईओ रोल बाय फिक्सल एंड द अदर बोर्ड मेंबर्स इन जनवरी 2016, बोर्ड से भी हटाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको पता होता है ना क्या है क्या नहीं, एसपी के अंदर आपने देखा होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उन्होंने क्या किया, वहां से हटा गया। वांटेड अ बिगर ऑपरेटिंग रोल एट फ्लिपकार्ट, क्योंकि जो पैसा डालता है वो चाहता है कि पूरा कंट्रोलिंग मेरे हाथ में हो, ठीक है। फेमिलियर विद दिस मैटर, बंसल थॉट he was justified in asking for it. He has planned to buy Flipkart shares worth rupees 450 million to increase his 5.5 से 6.6% stake in the e-commerce site with the Walmart deal the people seated above। मतलब दूसरा जो पार्टनर हर एक सोचते हैं कि भाई मेरे को 1% और अगर मिल जाए, मैं दूसरे को जल्दी से पे ऑफ करके एग्जिट दे दूं, मेरे पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हो और कंपनी के भाव बढ़ेंगे, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो कभी कभी फाउंडर्स पहले जब जरूरत है बेचना पड़ता है बेच देते, बाद में खरीदना भी पड़ता है ना, अगर मौका मिलता है तो खुद खरीदने पे भी रहते हैं। तो ये इस हिसाब से चीजें चलती हैं। तो आप समझो ये क्या मैं आपको समझा रहा हूं। अब जरा इंट्रोडक्शन पे आओ तो आपको समझेगा। द नेवर एंडिंग ह्यूमन डिजायर टू ग्रो एंड ग्रो फर्दर हैज गिवन राइज टू द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अरे क्या जरूरत था एक्सपांड करने का, 3 पार्टनर मिलकर काम तो कर रहे थे। अरे हाँ कि ना, काम में कोई दिक्कत थी क्या? काम में कोई दिक्कत था, अच्छा खासा कमा रहे थे सब लोग, पर बिजनेस को बढ़ाना पड़ता है। ह्यूमन की वांट्स ही होती है और वो चाहता है तरक्की करे और एक्सपांड करे, लोगों को और रोजगार दे, एम्प्लॉयमेंट दे, सब कुछ करे, अच्छी बात है। विच इन टर्न नेसेसिटेट द नीड टू इंक्रीज द स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाना है, ठीक है ना। एक साथ पैन इंडिया पे काम करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो 3 जन मिलकर कहां तक डिलीवरी देते थे? पुणे, मुंबई, आजू बाजू का एरिया, बराबर है कि नहीं। और कहां तक जाओगे? नासिक, पूरा, चलो पूरा महाराष्ट्र कवर कर लिया, ठीक है। रोज गाड़ी ट्रक भर के माल इधर उधर ट्रांसपोर्ट होता था। उसके बाद पूरा इंडिया कवर कैसे करोगे? एक दिन में या 1 साल में या 2 साल में या 3 साल में? पूरा प्लान बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चरल प्लान बनाना पड़ता है ये सब काम के लिए। लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, समझ में आ रहा है क्या क्या चीजें चाहिए होगी? लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रिंटर लो, पैसा रखो, जेरोक्स 100 कॉपी, पैसा चाहिए ना, 2000 का नोट 100 कॉपी, चले मैकडी में, बराबर है? ऐसा तो है नहीं। हर एक का क्या होता है, सोर्स का क्या होता है, लिमिट होता है, बराबर है कि नहीं है। तो कब तक मैकडी जाएंगे, बोर होंगे तो कभी डोमिनोज भी तो जाना पड़ेगा, क्लियर है कि नहीं है। तो ये इस हिसाब से सब चीजें चलती है। वैसे बिजनेस को बढ़ाना है तो क्या क्या चीज चाहिए? पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, लार्ज ह्यूमन कंट्रीब्यूशन, बहुत सारे लोग लगेंगे काम करने को, एक्सेट्रा इज रिक्वायर्ड फॉर इट, विच इज नॉट पॉसिबल टू अरेंज अंडर पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप। मतलब आप ये काम पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस पे नहीं कर सकते हो, समझ में आ रहा है आपको। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी और कॉर्पोरेशन केम इनटू एग्जिस्टिंग। तब जाके ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया है किसका? कंपनी का, कॉर्पोरेशन का, जो हम कहते हैं आज की तारीख में, जो हम देखते हैं कि जब आपको ये सब काम करने होंगे इतने बड़े स्केल के, आपको आपकी कंपनी के पीछे पीवीटी या तो पीयूबी, पब्लिक लिमिटेड, लगाना पड़ जाएगा। और ये समझ जाओ मेरी बात, ये अपने आप में बहुत कंप्लाइंसेस वाला काम है। कम से कम आपको साल का सिर्फ जो प्रोफेशनल लोगों की फीस होती है, इसे कंपनी जो प्राइवेट जो पीछे नाम लगता है उसे संभालने के लिए, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए आपको वहां पे कम से कम मिनिमम 2 लाख से 3 लाख रुपए आपको उनको पैसा देना पड़ता है। प्लस अगर आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो उनकी सैलरी अलग। तो आप समझो ये कितने बड़े स्केल का काम होता है। कोई पार्टनरशिप वाला होगा वो क्यों 3 लाख 4 लाख रुपए ऐसे ही वो देगा, उससे पार्टनर बोलेंगे भाई हम 2 ही ले लेते हैं, क्यों दूसरे को सैलरी दे, समझ में आ रहा है। तो ये इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे फायदा है। विद द ऑनसेट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सोड टू अ न्यू हाइट्स एंड अटैच अ रिस्क ऑफ फेलियर। तो जितना बड़ा यहाँ पे सोचेंगे रिस्क भी तो होगा, ठीक है ना। Increase due to pace of technological development, non-corporate entities could not cope with the pressure of increased capital and degree of risk involved. तो ये रिस्क कौन लेगा? This lead to emergence of corporate form of organization. Capital is the life blood in any organization. पैसा होगा
तभी तो कामकाज होगा, अदरवाइज कामकाज क्यों होगा। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो कब तक मैं आपको पढ़ाते रहूँगा फ्री में। समझ में आ रहा है आपको, एक लिमिटेशन है, दैट इज कैपिटल इज, टेंशन मत दो, आपको पढ़ाई रुकेगा नहीं, पढ़ाएंगे जरूर, टीचर हैं हम। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो यहाँ पे इस हिसाब से ही चलता है। इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स। इस शब्द हैं बस तीन शब्द, तीन शब्द के पीछे पूरे 3 घंटे की पिक्चर की कहानी है, ध्यान रखना। और कहानी बनने में पूरा का पूरा साल लग जाता है। तो ये समझने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, बहुत नॉलेज मुझे आपको कम शब्दों में देनी है। समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे हम बारी आती है इश्यू ऑफ शेयर्स, जो शब्द हमने यहाँ पे देखा, ये इश्यू ऑफ शेयर्स आपको समझा, ये कहां से ये 1 लाख निकला। अब ये 1 लाख जो है ना यहाँ पे, ये ऐसे अलग 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 लोगों में बटेगा, क्योंकि एक इंसान के पास ये पावर देना नहीं चाहते हैं। नहीं तो क्या होगा, वो इंसान जब आ जाएगा ना 1 लाख शेयर लेके, वो क्या करेगा, कभी सी से थोड़ा और खरीद लेगा, बेचने की जरूरत पड़ेगी तो बाद में उसके पास ऐसा पावर आ जाएगा, वो बोलेगा भाई मेरा शेयर ज्यादा, क्योंकि बोर्ड में पावर्स होते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वोटिंग होती है। अगर आपको रूल्स पता नहीं है तो पर शेयर पर वोट, पर शेयर पर वोट। जैसे हम बैठे, हम डिसाइड करते हैं कल हम 9 बजे आएंगे पढ़ाई करने को, सब ऑलमोस्ट बोलते हैं हाँ आ जाएंगे। एक बोलता है कि मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा को जाना है, पार्टी है, ये है वो है, हम बोलेंगे जाओ। क्लियर है, समझ में आया। तो इसके बदले वो एक साथ 10 लोगों को बोल दे सीधा कि भाई कल कुछ भी हो जाए, सर पढ़ाने वाले हैं, कुछ भी हो जाए 10 के 10 नहीं जाएंगे, पार्टी मनाएंगे। समझ रहे हो। तो वहां पे वो क्या करेगा फिर, ठीक है ना। लेकिन ये भूल जाते नहीं है, वो भी तो खिलाड़ी है, ठीक है। फिर पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कंपनी में वैसे ही होता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आपको समझ में आ रहा है, कुछ डिसीजन लिए जाते हैं, समझ में आ रहा है। तो भाई वोटिंग होगी, वोट होगा, हमें बिजनेस सोचना है। हम क्या बिजनेस कर रहे थे, जलेबी बेचते थे, बराबर है, पैकेट करके, पैकेट में बना के, इतनी अच्छी जलेबी, हमारी बिजनेस पूरा ऑल ओवर इंडिया में जलेबी भी हम लोग कर। अब जलेबी के साथ क्या बनाना है, समोसे भी बेचना है। तो ये डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ना। अब चाहते हैं 3 लोग चाहते हैं, 4 लोग नहीं चाहते, तो समोसे बेचना बंद, चालू ही नहीं हुआ था ना, नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ जलेबी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। समझ में आ रहा है। उसको दुबई में भी बेचो। आपको हंसी आ रही होगी इस सब चीज पे, लिटरली खाने पीने के पदार्थ बिकते हैं भाई। आपको सब लग रहा है फ्लाइट में बिकते हैं, लिटरली बिकते हैं ना, लेके जाते हैं लोग। इतने अगर फेमस कुछ जगह की कुछ चीजें हो जाती हैं, बिकती है भैया। तो अब मैं आपको ये क्या बता रहा हूं, ये नंबर ऑफ शेयर्स है ना, उसको छोटा सा डिवाइड कर देता है कि भाई तुमको 1 शेयर चाहिए, 1 शेयर खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, 100 रुपया दो। किसी को 5 चाहिए, ठीक है भाई, 5 × 100, तेरा बिल कितना हुआ, 500। समझ में आया आपको। तो ये ऐसे एक बार सपोज 1 लाख लोग, अब इसके अंदर जरूरी नहीं 1 लाख लोग हो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। किसी एक बंदे के पास 10 शेयर होंगे, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से हिसाब रख सकते हैं कि भाई किसके पास कितना है, क्या नहीं है। समझ रहे हो कि 1 लाख शेयर्स, दैट इज नंबर ऑफ शेयर्स है। मेरे पास 50 होंगे, मेरे पास 1000 हो सकते हैं, किसी का 2000 हो सकते हैं। जिसको जितना होप है कि ये कंपनी आगे चल के, इसका वैल्यू मैंने 100 में खरीदा ना, ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, मैं वेट करूंगा। समझ में आ रहा है आपको। तो शेयर मार्केट में ये शेयर्स नहीं बिकते हैं। शेयर मार्केट में कौन से शेयर बिकते हैं, जैसे कि कंपनी से मैंने एक बार खरीद लिया, ठीक है ना, आज मैं फिर देखते रहता हूँ रोज मोबाइल में, आज भाव कितना है, मैंने खरीदा 110 रुपए में, ठीक है, फिर आज भाव कितना हुआ, 120। मुझे लगता है कि 10 रुपए का प्रॉफिट मुझे चाहिए, तो मैंने किसी और को बेच दिया, उसको क्या लगता है, नहीं भाई 130 होने वाला है आगे चल के, तो वो मुझसे खरीद रहा है। तो कंपनी को तो पैसा एक ही बार मिलता है। कंपनी को जो 100 रुपया मैंने जब कंपनी से डायरेक्ट खरीदा था ना, मैं तो डायरेक्ट था ना, जैसे यार सिंपल ले लो, फ्लैट खरीदते हो तो बिल्डर से, बिल्डर को तो एक ही बार पैसा मिला ना। दूसरी बार सेकंड सेलर ने थर्ड सेलर को बेचा, तो बिल्डर को वापस से बुलाओगे, बिल्डर तूने बिल्डिंग बनाया था, पैसा ले तेरा। ऐसा होता है क्या, नहीं। तो कंपनी, भाई तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, देखो मैंने तुम्हारा शेयर खरीदा, मैंने बेचा, लो तुम भी पैसा लेके जाओ। अरे भाई कंपनी में को 100 रुपए ही चाहिए थे उस टाइम पे, एक जन से, या एक शेयर के 100 रुपए ही चाहिए थे। कंपनी ने उतने लिस्ट किए, मार्केट से पैसे ले लिए, कंपनी साइड में है, लॉस हुआ, उसका वैल्यू 0 हुआ, तुम्हारा पैसा 0, भूल जाओ, लॉस हो गया भाई, क्योंकि आप उसके क्या थे, ओनर थे। अब मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, मैं मुकेश भाई जो है, मुकेश अंबानी जी, उनके पास जाता हूँ, बोलता हूँ भाई क्या कर रहे हो आप आजकल, तो मुझे बताओ आपका बिजनेस प्लान क्या है। तो वहां से मुझे एंट्री भी नहीं देंगे, वहां का वॉचमैन भी बोलेगा भाई इधर क्या कर रहा है तो इधर, अरे मैं ओनर हूँ। अरे कब चेंज हुआ, हमारा सैलरी दिया नहीं, 1 महीने का लेट आया, 2 तारीख। अरे क्या बात कर रहे हो, आ जाएगा, मैं बात करता हूँ मुकेश भाई से, कि ओनर था ना मैं। अरे भाई मेरे पास कितने शेयर थे, 1000 शेयर थे। समझ में आया आपको, उनके पास लाखों है, ठीक है, मुझे एंट्री भी नहीं दी जा रही है, लेकिन मुझे एक दिन एंट्री मिलेगी, जिस दिन एजीएम होगा। क्या होगा, एजीएम।
उस दिन मैं सवाल कर सकता हूं मुकेश जी को कि आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है, मैं आपका क्या हूं, भागीदार हूं, कि मुझे भी क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मैंने 1000 पे शेयर खरीदा है, आज उसका भाव 2000 है, तो मुझे मेरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो गया ना, बराबर की नहीं। 1000 में खरीदा तो डबल हो गया ना, 1 रुपया इन्वेस्ट किया था 2 रुपया हो गया आज की तारीख में, लाख रुपया इन्वेस्ट किया था 2 लाख हो गया है। अब ये किसी ने अनिल अंबानी जी की कंपनी में किया होगा, आज उसका भाव 2 रुपया 3 रुपया उस तरीके से है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये वैल्यूज होते हैं, ये मार्केट का ये चीजें होती है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बिजनेस कैसे चलेगा क्या चलेगा। हमें उसके स्टेटमेंट्स को पढ़ना है, हमें देखना है क्या इस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, कब हमें एग्जिट लेना है। तो ये फंडिंग वाली कहानी पे मैंने आपको दोनों चीजें बता रहा हूं, कॉइन का दोनों साइड बता रहा हूं। ये तो कंपनी ने अपना काम किया, फंडिंग रेस की, और जो इन्वेस्टर होते हैं वो एग्जिट कब लेना है कब नहीं लेना है वो डिसाइड करते हैं। कंपनी का लेना देना सिर्फ 1 लाख शेयर्स तक ही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुद बैठ के प्रिंट आउट लेके शेयर्स बेचते रहूं। समझ में आया क्या बोला कि भाई हाँ खरीदना है आप लोग, मेरे पास एक्स्ट्रा शेयर है, वैसा नहीं होता है। ये 1 लाख है तो वो 1 लाख ही रहेंगे, या तो कभी मेरे पास है मैंने बेच दिया उसके पास गया, उसने बेच दिया तीसरे के पास गया, वो 1 लाख शेयर ही घूमते रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या है? तो वो होल्डर ऑफ अ शेयर कहते हैं। तो जो शेयर जिसके पास होते हैं उसे क्या कहोगे, होल्डर ऑफ अ शेयर। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ शेयर, जरा समझते हैं इसको क्या है। शेयर्स आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 284 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। आपको एक और चीज बता दूं, कभी आप कोई प्रोफेशनल कोर्स या कुछ एक्ट वगैरह कभी पढ़ने जाओगे, मोस्टली सेक्शन 2 जो होता है ना वो आपको मीनिंग्स बताता है कि कौन सा वर्ड है, उसका क्या डेफिनेशन है। तो शेयर इज द शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। क्या बोला है? शेयर इज द शेयर। तो जो शेयर्स बोले गए ना वो एक शेयर है, अपने आप में एक हिस्सा है, किसका? इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक एज वेल। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है, करोड़ों रुपए मार्केट से लेती है। कैसे लेती है? इस तरीके से, वहां पे इन्वेस्ट कौन करते हैं? हम जैसे लोग जो इतनी बड़ी कंपनी नहीं खोल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, भाई हाँ ठीक है मुकेश भाई पे हमें पूरा भरोसा है, उनकी कंपनी में हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। आपको ऐसा लगेगा शेयर खरीदने के लिए, लेकिन आपने उनमें इन्वेस्ट नहीं किया है, शेयर में ऑलरेडी पहले इन्वेस्ट हो गया था। आज आपने वो जगह खरीदी है जहां पे पहले किसी ने पहले इन्वेस्ट कर दिया था, वो एग्जिट ले चुका है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इस हिसाब से चलता है। आपने यहाँ इन्वेस्ट तो हो गया इनडायरेक्टली, पर जो आपका जो पहले का पैसा था ना ऑलरेडी किसी और के थ्रू पहुंच चुका है। आप तो अगर जब था 100 रुपए का तब तो किसी ने खरीदा नहीं, क्लियर है ना, तब कोई पैदा भी नहीं हुआ था हम में से जब उनकी लिस्ट हुई थी, क्लियर है ना, बहुत सारे जन नहीं हुए थे, क्लियर है। तो अब देखो आज उसका शेयर खरीदे 20 साल बाद कंपनी का, तो कंपनी को जो स्टार्टिंग में कैपिटल फंडिंग चाहिए थी वो तो उस दिन ही मिल गई है। आज आपने खरीदा है तो जिस बंदे ने इन्वेस्ट किया था उसको पैसा आज आपने दे दिया ना, एक्स्ट्रा पैसा, कि भाई अब जगह मेरे को दे, 20 साल तू रुका, अब 20 साल मेरी रुकने की बारी है, या आपको लगता है 1 साल में बेचना है, वो सब कुछ डिसीजन किसका है? इन्वेस्टर का है। शेयर कैपिटल मीन्स द शेयर रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। इन केस ऑफ कंपनी द कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स नोन एज शेयर। ये मैंने आपको बताया, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल यूनिट्स। समझ में आया? इनटू अ फिक्स अमाउंट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर। और डिविजिबल कैसा है? इनडिविजिबल, उसको आप और डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो सिंगल यूनिट में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। शेयर कैपिटल कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। 2 टाइप के शेयर कैपिटल होते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर। मोस्टली द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एसपी में आपको होगा डिफरेंस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। द प्रेफरेंस शेयर्स, सॉरी, मोस्टली द प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी शेयर इज मोर देन प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन किसका होता है? इक्विटी का होता है, प्रेफरेंस का यहाँ पे हमेशा कम होता है। द पर्सन एक्वायरिंग दिस शेयर्स आर नोन एज शेयर होल्डर। समझ में आया? जिसके पास शेयर्स है उसे क्या कहोगे? शेयर होल्डर्स। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। मतलब जो पैसा वो डालेंगे उसे क्या कहोगे? शेयर कैपिटल। जिसके पास शेयर है उसे क्या कहोगे? शेयर होल्डर। प्लीज थोड़ा सा रीड कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स में क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले इक्विटी शेयर्स के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है।
एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज एन इक्विटी शेयर। क्या डेफिनेशन दिया है? द शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर इज अ इक्विटी शेयर। तो हर शेयर को आप इक्विटी शेयर बोलोगे अनलेस एंड अनटिल इट इज प्रेफरेंस शेयर। समझ में आया क्या बोला है यहाँ पे? अब जरा देखो आगे क्या है नेक्स्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव लास्ट क्लेम इन रिफंड ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड पे आउट इन द पे आउट ऑफ द कंपनी। मतलब कभी भी कंपनी कुछ लॉस में है या कंपनी में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले पैसे निकालने पड़ेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही, और पेमेंट जब होगा इनको मतलब कितना निकालना, उनका जितना हिस्सा होगा उतना ही पेमेंट निकालना पड़ेगा। ये पॉइंट पे भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा। विच इज नॉट अ सॉरी, और इन्हें जो पैसा मिलेगा डिविडेंड के रूप में, आपने सुना होगा ना ये इंटरेस्ट, एफडी पे क्या मिलता है इंटरेस्ट, वैसे ही शेयर्स पे क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है। ये कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर, जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना, जब एजीएम होता है तब वहाँ पे क्या होता है रिजोल्यूशन पास करते हैं। रिजोल्यूशन पास मतलब क्या, जैसे हमने एक एग्जांपल रखा ना, कल 10 बजे क्लास है तो सब लोग हाँ बोलेंगे तो ओके, तो उस हिसाब से काम चलता है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट मीन्स दैट इफ अ शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू फिक्स डिविडेंड नॉर हैव अ प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब कि शेयर होल्डर्स को कोई भी फिक्स, जरूरी नहीं कि पैसा डाला है तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई जरूरी नहीं है। ही इज कॉल्ड एज एन इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये तो हमें पता ही है ना, आप सेंटेंस को वापस पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट इफ द शेयर होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड डिविडेंड नॉर हैव अ प्रायोरिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ शेयर, ही इज कॉल्ड एन इक्विटी शेयर होल्डर। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर में फर्क है। इक्विटी कैसे कहोगे कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर जब उसे कोई भी सबसे ज्यादा रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर ही लेते हैं, और प्रेफरेंस शेयर अगर आपको चाहिए ना, प्रेफरेंस शेयर मतलब वीआईपी सीट हो गई उस कंपनी में, क्या हो गई वीआईपी सीट। भाई हमने पैसा दिया, हाँ दिया, इक्विटी शेयर होल्डर ने दिया, दिया। जब रीपेमेंट का टाइम है, कंपनी डूबने लगी तो कैपिटल बचता है ना, जैसे हमने लास्ट में कैसे बांटा था ना डिसोल्यूशन में, तो पैसा लास्ट में जो बचेगा मिलेगा ना इक्विटी शेयर होल्डर को। मुकेश अंबानी जी को भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, उनको ज्यादा मिलेगा, मुझे 10 रुपया मिलेगा, मेरा शेयर उतना ही था ना। समझ में आया? लेकिन अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उसे रीपेमेंट में पहले लाइन में खड़ा किया जाएगा, और इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कब खड़ा करेंगे? लास्ट में, लाइन में लास्ट में होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी आफ्टर ऑल प्रेफरेंशियल राइट्स हैज बीन सेटिस्फाई। मतलब जो लाइन में वीआईपी लोग थे ना, उनको पहले पैसे देंगे, या उनको अगर इंटरेस्ट कुछ, अगर उनका फिक्स पेमेंट बनता है तो वो पेमेंट उन्हें किया जाएगा। उसके बाद ही ये शेयर होल्डर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ पैसे मिलेंगे। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिस्क बेयरर्स एंड देयरफॉर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। तो वो सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। कौन रिस्क लेते हैं यहाँ पे? इक्विटी शेयर होल्डर सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। अब जरा इसी के सामने जरा प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं। अ शेयर विच हैज प्रायोरिटी इन डिविडेंड पेमेंट एंड रिफंड ऑफ कैपिटल ओवर इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे जो लाइन में जो वीआईपी एंट्री दी गई है, किसे दी गई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी गई है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ये इंटरेस्ट की तरह हो जाता है कि भाई आपको हम 10% फिक्स देंगे, कुछ भी हो जाए तो ये इन्हें फिक्स में दिया जाएगा। बिफोर गिविंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब लास्ट में बचता है वो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेफरेंस शेयर्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेट एंड नॉन पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये सब पे हम थोड़ा बहुत अगर आगे हमारे नोट्स में है वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी हमें यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन में नहीं जाना है, हमें इसके बारे में कोई थियरी आंसर नहीं आने वाला है, बस यहाँ पे है तो बस आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। रीड करो फिर आगे बढ़ते हैं। एसपी में पूरा बकायदा आंसर होगा, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है कि नहीं है? है। देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किसे क्या कहते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, तो रंगोली बना देते हैं। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स वर डिवाइडेड इन क्यूमुलेटिव, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स वेयर डिविडेंड इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव आपको वर्ड समझता है? मिक्स, एक साथ जमा करना। इफ प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इज नॉट सफिशिएंट टू पे द डिविडेंड अमाउंट, इट इज रिकॉर्डेड एज कंटीजेंट लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट टू पे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन इंडिया प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज क्यूमुलेटिव if it is not mentioned. If the amount of dividend is not paid within 2 years, they also have the right to vote in the general body meeting. कब प्रेफरेंसेस को क्या होता है, मोस्टली राइट्स नहीं होती है, या होती भी है तो उनके राइट्स डिफाइंड होते हैं हर एक के, कि आप कौन से क्लास का शेयर खरीद रहे हो।
तो यहाँ पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस क्या है कि इनको वादा किया गया था कि आपको पैसे देंगे, पर कंपनी की हालत नहीं इनको पैसे देने की, तो 2 साल तक पेमेंट नहीं दिया, तो तीसरे टाइम इनको क्या करते हैं, वोट करने को भी राइट दे देते हैं। तो इनको जब अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, वहां पे क्या वर्ड क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। अब तक आप कंपनी का सिर्फ थोड़ा सा अकाउंट्स यहाँ पे फॉलो करोगे, जैसा आपने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आपने क्या किया था, आपने एंट्री पास की थी ना, वो तो आप सिर्फ उस ट्रांजेक्शन को आप इन्वॉल्व करते थे, एडमिशन हुआ तो क्या, रिटायरमेंट हुआ तो क्या, उस दिन का आप करते थे ना, क्या क्या इफेक्ट्स हुए, आप डे टू डे का नहीं करते थे। डे टू डे फाइनल अकाउंट जैसे बनता हो तो वैसे ही बनेगा ना, सिर्फ कैपिटल अकाउंट 3 अलग बनेंगे, 2 अलग बनेंगे, समझ में आ रहा है आपको, वो सब रेगुलर अकाउंट्स है। कुछ इवेंट्स होते हैं तब वो चीज करनी है, और जो हर साल करते थे वो तो करना ही करना है, समझ में आ रहा है आपको, ये इस तरीके से अकाउंटिंग होती है। अब देखते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, कंपनी इज नॉट लायबल टू पे द डिविडेंड इन फ्यूचर। समझ में आया? क्यूमुलेटिव, आप हाँ ठीक है, वर्ड है ना क्यूमुलेटिव, पहला साल नहीं दिया जमा, सेकंड साल नहीं दिया जमा, 3 साल, तीसरे साल प्रॉफिट हुआ भाई एक साथ पेमेंट कर दो। नॉन क्यूमुलेटिव, कुछ भी कर लो, उस साल प्रॉफिट हुआ आपको दे देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर तो भूल जाओ, प्रेफरेंस वालों को पैसा नहीं दिया, इक्विटी वालों को कहां पैसा मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, देयर आर 2 राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देखते क्या है, राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर, राइट टू पार्टिसिपेट सरप्लस आफ्टर एसेट्स लेफ्ट आफ्टर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ये प्रेफरेंशियल राइट्स होता है। क्या होता है यहाँ पे इनके पास कि इनको लिख के दे दिया जाता है कि अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ तो आपको पहला राइट मिलेगा, उनको जो मिलना हो तो मिलेगा, फिर भी कुछ बच गया आपको पहले मिलेगा, इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। ऐसा था ना, प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो पार्टनर देखो सब डिस्ट्रीब्यूट करके जाते थे, तो यहाँ पे क्या उनका जितना हक है, कोई यहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं, पार्टनर नहीं है। जैसे मेरा हक है कि मैंने 5,000 इन्वेस्ट किए थे स्टार्टिंग में और मुझे 5,000 मिलने चाहिए, मुझे मिल गए ना 5,000 में साइड में, फिर भी कंपनी का कुछ पैसा बचा है तो इक्विटी वालों का नंबर तो बहुत लेट लगेगा, पहले प्रेफरेंस वालों का नंबर लगेगा। समझ में आया? सेम केस एसेट्स में, एसेट भी बेच के पैसा आया तो पहले इनको मिलेगा जो भी मिलना है, बाद में इन सबका नंबर लगेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स डू नॉट एंजॉय एनी प्रेफरेंस ओवर प्रॉफिट्स एंड एसेट्स। तो आपको समझ में आया, नॉन पार्टिसिपेटिंग, भाई पार्टिसिपेट करते नहीं है इन लोग। दिस शेयर होल्डर विल प्री फिक्स डिविडेंड, पहले फिक्स कर दिया है इतना ही मिलेगा, बाकी कुछ और उम्मीद मत रखना। तो ये इस हिसाब से डिफाइन किए जाते हैं क्लास ऑफ शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दिस शेयर्स आर इजीली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। समझ में आया? वर्ड कन्वर्ट, प्रेफरेंस से कन्वर्ट कर दिया कहां पे, इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो इसे कहते हैं कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल क्या होगा, जिसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो नॉन कन्वर्टेबल शेयर होल्डर्स कैन नॉट कन्वर्ट देयर शेयर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, हाउएवर दे एंजॉय प्रेफरेंशियल बेनिफिट्स व्हेन इट कम टू एक्वायरिंग डिविडेंड और ड्यूरिंग कंपनी डिसोल्यूशन। तो यहां पे इनको पहले एग्जिट मिलेगी क्योंकि वीआईपी टिकट लेके आए थे, एक्स्ट्रा पैसे देके आए थे पहले से ही। Redeemable preference shares, the company has a right to repurchase this share at a fixed rate and a fixed date and by announcing the same in advance। तो यहाँ पे इनका रिस्क थोड़ा सा कम रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क ज्यादा है, इसलिए उन्हें कहा गया है, रियल ओनर भी कहा गया है। यहाँ पे क्या है, रिडीमेबल मतलब मैंने 1000 शेयर्स खरीदे, कैसे वाले, प्रेफरेंस शेयर वाले, तो कंपनी क्या बोलती है, भाई 5 साल बाद मिलना मुझे इस डेट पे, इस टाइम पे, टाइम तो मतलब ठीक है, इस दिन पे मिल जाना, 5 साल जैसे ही खत्म होंगे, 1000 रुपए का शेयर खरीदा था ना, उसका 1,500 रुपया मिलेगा, या जो भी वैल्यू होगी वो मिलेगा, या तो क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी फिक्स डिविडेंड मिलेगा, तो वो मेरे को मिलता रहेगा हर साल, और कंपनी का पहुंचूंगा 1,500 रुपये ले लूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरा रिस्क कुछ नहीं है। तो ये शेयर कौन सा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और कंपनी मेरे से वापस से खरीद लेगी क्योंकि मुझे ओनर बनाया गया था थोड़े टाइम के लिए। तो ये लोन समझ में, लोन क्या होता है, लोन का कॉन्सेप्ट, तो ये वैसा ही हो गया पर शेयर्स के इसमें है। नॉन रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन समझता है अपने आप में भाई कुछ नहीं होने वाला रिडीम। दिस शेयर कैन नॉट बी रिडीम और रीपेड ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। कुछ भी कर लो वापस से नहीं मिला, दूसरे को बेच के चले जाना, उससे 1000 रुपये ले लेना, नहीं लिया तो आपके पास 1000 रुपये हमारे पास पड़े, सेफ है, चुपचाप डिविडेंड लेते रहो। द शेयर होल्डर हैव टू वेट फॉर द कंपनी टू वाइंड अप। समझ में आया भाई, जब बंद करेंगे तब हिसाब करेंगे। लिक्विडेट फॉर रिक्वायरिंग देयर इनिशियल कैपिटल। समझ में आया, 1000 रुपया दिया था ना, भूल जाओ, हर महीने हर साल का 10% इंटरेस्ट लेके जाना, आपका जितना शेयर है नंबर ऑफ शेयर्स का आपको डिविडेंड मिलता रहेगा। आपको पैसे चाहिए तो आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदने थे जहां पे फिक्स टाइमिंग था, 10 साल 5 साल जो भी टाइम हो, और यहाँ पे क्या है, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आप इसे रीड कीजिए, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आप पहले इतना समझो ये क्या चीजें की गई है, काफी टाइम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थियरी में, तो आई होप आप इसको सब अच्छे तरीके से लोगे। पढ़िए आराम से, रीड कीजिए, तो आपको सम जब सॉल्व करेंगे हम काफी इजी पड़ेगा। पढ़ लो बाबा।
कभी वो कॉन्ट्रा गेम वगैरह खेला है बचपन में? बहुत बचपन में, देखा सुना भी नहीं है। अच्छा, मेरे बचपन में मैंने खेला है, तो सुनो। क्या कोई भी गेम खेलते हो तो क्या पावर जमा करनी पड़ती है ना, कॉइन्स, तो तुम यहाँ जमा ही नहीं करोगे पढ़ते वक्त, ध्यान इधर उधर रखोगे, फिर दिव्य शक्ति कहाँ पे यूज होगा? लास्ट में एक्स फैक्टर चाहिए ना एग्जाम में, तो वो वैसे काम आएगा आपको। हंसो मत बाबा, खराब जोक, अच्छी पढ़ाई हमारे पास ही है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।